अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम बासित रहमान है और इस वीडियो लेक्चर में हम अकाउंट रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि व्हाट इज़ अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल होता क्या है? जब भी हम क्रेडिट पर कस्टमर पर सेल करते हैं कि कस्टमर जब भी हम से चीज़ें लेकर जाते हैं और उसके पैसे उनको बाद में देने होते हैं, तो ये हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट हो जाता है। ये एक एसेट होता है क्योंकि इनसे हमने फ्यूचर में बेनिफिट लेना है। इसका मतलब ये हो गया कि इनसे हमने कलेक्शन करेंगे। और इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री वो गुड्स जो बेचने की नीयत से ख़रीदी जाते हैं। अब ये इन्वेंट्री हमारे पास जो है वो चार तरह की होती है। इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की, कि जिस पर कोई काम नहीं हुआ, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं हुआ। इन्वेंट्री जो कि वर्क इन प्रोसेस की हो, वर्क इन प्रोसेस मतलब आधी बनी हुई इन्वेंट्री। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री के जो प्रोडक्ट है वो फुली बना हुआ है, मतलब उस पर पूरा प्रोसेस हो चुका है, तो वो उसको कहते हैं फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। और लास्ट इन्वेंट्री होती है इन्वेंट्री इन ट्रांजिट। इन्वेंट्री इन ट्रांजिट, सही हो गया। तो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री दोनों जो हैं वो एसेट्स हैं, एसेट्स। और ये बैलेंस शीट में आते हैं कि एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास बैलेंस शीट में आ जाएगी, प्लस जो अकाउंट रिसीवेबल हों वो भी हमारे पास बैलेंस शीट में आ जाते हैं। अच्छा जी, अभी इस चैप्टर का जो मौजू है वो है कि अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री को मैनेज किस तरह किया जाता है। तो उसमें हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं। क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसी को हम डिस्कस करेंगे कि क्रेडिट और कलेक्शन पॉलिसी क्या होती है। एनालाइजिंग क्रेडिट एप्लीकेंट, जब भी कोई कर्जा लेने के लिए आता है, आया वो कर्जे पर सामान ले रहा हो या कर्जा ले रहा हो, तो उसको कैसे एनालाइज किया जाता है उसको हम पढ़ेंगे। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसीज। इसमें चार चीज़ें हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले क्वालिटी ऑफ ट्रेड अकाउंट। क्वालिटी ऑफ ट्रेड अकाउंट से मुराद ये है कि जो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल होते हैं, जब भी हम कर्जे पर चीज़ें बेचते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल्स या अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। ठीक हो गया। अभी उसकी क्वालिटी को हम देखते हैं कि डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, वो क्रेडिट रेटिंग करती हैं इंडिविजुअल्स की और कंपनीज की। ट्रिपल ए, डबल ए बी, इस तरह की डिफरेंट किस्म की वो क्रेडिट रेटिंग करती हैं। और उससे हमें मालूम होता है कि ये क्रेडिट वर्दी हैं कि नहीं है, मतलब इनको कर्जा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो हमें ये अंदाज़ा हो जाता है इस रेटिंग से कि ये क्रेडिट वर्दी हैं कि नहीं है, मतलब इनकी क्वालिटी क्या है ट्रेड अकाउंट की, इसमें से बैड डेट्स कितने होंगे और रियलाइजेबल डेट कितना है। कि बैड डेट्स मतलब कि बुरे कर्जे हो गए और हमें वो कर्जा वापस नहीं मिला, और रियलाइजेबल मतलब कि ये पैसे हमें वापस मिल जाएंगे, हमें उम्मीद है, हमें अंदाज़ा है। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, कुछ क्रेडिट स्टैंडर्ड्स रख लेते हैं अपनी कंपनी के। जब भी हम क्रेडिट पर चीज़ें बेचेंगे तो हमारा कस्टमर जो है इन स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरना चाहिए। अभी वो कुछ भी हो सकता है कि उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को हम देख लेंगे, या उसमें जो है रेशोज़ में हमने कोई रेशो तय कर लिया है कि इतना होना चाहिए, इसके पास करंट एसेट्स होने चाहिए, वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, कोई भी स्टैंडर्ड हो सकता है। तो उसको हम देखेंगे कि ट्रेड अकाउंट में क्रेडिट स्टैंडर्ड फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इन क्रेडिट स्टैंडर्ड्स को गिराने से क्या होगा कि हमारी सेल्स बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि हर कोई हमारे पास जो कस्टमर है वो इन क्रेडिट स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरेगा, जिसकी वजह से हम सेल कर सकेंगे और क्रेडिट जो है पर सेल्स बढ़ जाएंगी। क्रेडिट स्टैंडर्ड्स को गिराने से सेल्स बढ़ जाएंगी, सेल्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी, और साथ साथ बैड डेट्स के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ठीक हो गया। तो मतलब ये हो गया कि जब भी हम क्रेडिट स्टैंडर्ड्स को गिराते हैं तो एक तरफ तो बेनिफिट मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ हमें कॉस्ट भी बियर करनी पड़ती है, बैड डेट्स की कॉस्ट हो गई। ठीक हो गया। और सेल्स बढ़ाने से एक मुराद ये है कि हमारी इन्वेस्टमेंट इधर फंस जाएगी।
मतलब इन्वेस्टमेंट हमें मज़ीद इन्वेंट्री में, अकाउंट रिसीवेबल में करनी पड़ रही है क्योंकि सेल ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट इधर ज़्यादा हो गई। तो इसका मतलब ये है कि कोई और अगर अपॉर्चुनिटी हो तो वो कॉस्ट भी हम देखेंगे, तब भी हम ये फैसला करेंगे कि क्रेडिट स्टैंडर्ड्स को गिराना है कि नहीं गिराना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो भी देखनी पड़ती है, कंसिडर करनी पड़ती है। ठीक हो गया जी। तो क्वालिटी ऑफ ट्रेड अकाउंट में हम ये देखते हैं कि क्रेडिट स्टैंडर्ड को गिराने से हमारे पास सेल्स तो बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ बैड डेट्स की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। ठीक हो गया जी। इसके साथ साथ फिर होता है लेंथ ऑफ क्रेडिट पीरियड। अभी हमारे पास एक होती हैं क्रेडिट टर्म्स कि किन टर्म्स एंड कंडीशन पर आप कर्जा देते हो। तो क्रेडिट टर्म्स में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक होता है क्रेडिट पीरियड और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। आपने ये चीज़ सुनी होगी 210 नेट 30, ये क्रेडिट टर्म्स हैं। इसमें क्या क्या चीज़ है कि 2% का डिस्काउंट मिलेगा अगर कस्टमर आपको 10 दिन के अंदर अंदर रकम अदा कर देता है, और नेट जो है उसने 30 दिन के अंदर कर्जा अदा करना है। मतलब अगर वो डिस्काउंट नहीं लेता, 11वें दिन अदा करता है, 12वें दिन अदा करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो डिले जो कर सकता है वो 30 डेज़ की डिले कर सकता है। तो क्रेडिट पीरियड इसमें क्या है 30 डेज, और कैश डिस्काउंट क्या है 2% डिस्काउंट है अगर 10 दिन के अंदर अंदर रकम अदा कर दी कस्टमर ने। तो लेंथ ऑफ क्रेडिट पीरियड को हम देखते हैं। तो हम जब भी कोई फैसला लेते हैं तो कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि क्रेडिट टर्म को बढ़ाने से हमारे पास क्या असर होगा। क्रेडिट टर्म्स जैसे ही बढ़ाएंगे तो ज़्यादा लोग कर्ज़े पर चीज़ें लेकर जाएंगे, इससे फिर दोबारा हमारी सेल बढ़ जाएगी, लेकिन साथ ही साथ बैड डेट्स का कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगी, प्लस आपकी इन्वेस्टमेंट एक जगह पर फंस रही है, वो आपको कोई और बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता था, हो सकता था जब कहीं और आप इन्वेस्टमेंट करते, तो उसको भी आपने देखना होगा कि कोई और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो नहीं है। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है तो उसको भी आपने कंसिडर करना होगा। सेकंड लास्ट है पॉसिबल कैश डिस्काउंट। इसको हमने डिस्कस कर लिया कि 2% डिस्काउंट मिलता है अगर 10 डेज के अंदर अंदर कस्टमर ने रकम अदा कर दी। इसके अलावा भी हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के क्रेडिट टर्म्स हो सकते हैं, 310 नेट 30 हो सकता है, नेट 60 हो सकता है। लास्ट होता है हमारे पास फर्म कलेक्शन प्रोग्राम, कि फर्म जो है वो कलेक्शन किस तरीके से करेगी। फर्म जो है कलेक्शन के लिए क्या कर सकती है, डिफरेंट मोड्स यूज़ कर सकती है, जिसमें उसको ईमेल्स करे, टेलीफोन करे, साथ ही साथ पर्सनल विजिट्स दे कस्टमर्स को, जिससे क्या होगा कि क्रेडिट कलेक्शन होगी, जो भी अकाउंट रिसीवेबल है उनसे कलेक्शन इस तरीके से कर सकती है। और इसके साथ साथ ये भी कर सकती है कि इस कलेक्शन प्रोग्राम को पूरा का पूरा आउटसोर्स कर दे, किसी और के हवाले कर दे कि आप हमारे लिए ये कलेक्शन कर दें। ठीक हो गया। लेटर्स, फ़ोन कॉल्स, पर्सनल विजिट्स, लीगल एक्शंस वगैरह सारे के सारे किसी और को आउटसोर्स कर दे। तो हम अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट में सबसे पहले हमने क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसीज़ को डिस्कस किया। जब भी कंपनी अकाउंट रिसीवेबल की मैनेजमेंट कर रही होती है तो वो ये चार चीज़ों को देखती है वाइल प्रोड्यूसिंग इट्स क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसी, जिसमें सबसे पहले देखा जाता है कि ट्रेड अकाउंट्स की क्वालिटी क्या है। ज़्यादा क्रेडिट स्टैंडर्ड्स बढ़ाने से सेल्स भी कम हो जाएगी, और बैड डेट्स तो कम होंगे लेकिन साथ ही साथ सेल भी कम हो जाती है। लेकिन जो है अगर क्रेडिट स्टैंडर्ड्स गिराएंगे तो सेल्स बढ़ जाएगी, लेकिन बैड डेट्स भी बढ़ेंगे और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी असरअंदाज होगी। फिर हो गया हमारे पास लेंथ ऑफ क्रेडिट पीरियड, कि कितने टाइम के लिए आपने कर्जा दिया हुआ है कस्टमर को, जो सेल की हुई है वो ड्यू कब है, मतलब उन कर्जे पर जो सामान उन्होंने ख़रीदा है तो वो उनकी ड्यू डेट क्या है कि कब वो रकम वापस आपको करेंगे। पॉसिबल कैश डिस्काउंट, के कोई कैश डिस्काउंट तो नहीं है। कैश डिस्काउंट यूजुअली इसलिए दिया जाता है ताकि कस्टमर को इनकरेज किया जाए कि वो वक्त से पहले पहले रकम अदा कर दें। जैसे देखिए ना, अगर आप इस तरह ये मिसाल देखें 210 नेट 30, तो 2% डिस्काउंट जो 10 डेज के अंदर अंदर दिया जा रहा है वो
इसलिए दिया जा रहा है ताकि लोग इनकरेज हों और आपको रकम वक्त पर अदा कर दें, वक्त से पहले अदा कर दें। ठीक हो गया। फर्म कलेक्शन प्रोग्राम, ये कलेक्शन प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से हुआ जा सकता है, वो ख़ुद भी कर सकती है या इसको आउटसोर्स भी कर सकती है। तो इस तरीके से वो अकाउंट रिसीवेबल की मैनेजमेंट करती है। नेक्स्ट है हमारे पास एनालाइजिंग द क्रेडिट एप्लीकेंट। जब भी कोई कर्जा लेने आता है, कोई या कर्जे पर चीज़ लेने आता है, तो उस क्रेडिट एप्लीकेंट को एनालिसिस जो किया जाता है वो ऑब्टेनिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ क्रेडिट एप्लीकेंट, कि हम सबसे पहले उसकी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन निकालेंगे। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी देख सकते हैं, कि अगर कोई कंपनी है वो कर्जा लेने आई है तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं, कर्जे पर सामान लेने आई है या कर्जा लेने आई है। क्रेडिट रेटिंग्स और रिपोर्ट्स, किसी कंपनी ने अगर इसकी क्रेडिट रेटिंग की हो या रिपोर्ट्स पब्लिश की हो तो उसको देख लिया जाता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी डिफरेंट रेटिंग्स देती है जिसके हिसाब से उसको जज किया जा सकता है कि क्रेडिट वर्दी है कि नहीं है। फिर उसके साथ साथ बैंक और ट्रेड चेकिंग की जाती है। बैंक में मतलब उसके जो अकाउंट है, क्या इसने कोई मज़ीद कर्जे वगैरह तो नहीं लिए हुए इस बंदे ने या इस कंपनी ने, या साथ साथ ट्रेड तिजारत में तो इनके कर्जे नहीं चल रहे, या तिजारत में ये कैसे हैं, ये देखा जाता है। फिर कंपनी का पास्ट एक्सपीरियंस भी देखा जाता है कि कंपनी के पास्ट एक्सपीरियंस इसके साथ, इस ट्रेड एप्लीकेंट के साथ कैसा था। ठीक है, अगर था तो कैसा था, अगर नहीं था तो फिर और जो ऊपर हमने डिस्कस किए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्रेडिट रेटिंग एंड रिपोर्ट्स, बैंक एंड ट्रेड चेकिंग, ये कर लेंगे। और इसके साथ साथ हम क्रेडिट एनालिसिस भी करेंगे। वो उसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस FSA को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक, तो ये इस तरीके से हम एनालाइज उस इंफॉर्मेशन को कर सकते हैं जो हमने ऑब्टेन की है फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इससे हम अंदाज़ा लगा देते हैं कि इस क्रेडिट एप्लीकेंट को कर्जा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अभी लास्ट है हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल में सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री वो सामान होता है, वो गुड्स होते हैं जो हम फॉर रिसेल पर्पस लिया है। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इन्वेंट्री की 4 टाइप्स हैं: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स और इन्वेंट्री इन ट्रांजिट। एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ इन्वेंट्री, ये इसकी मैनेजमेंट है कि वो लेवल ऑफ इन्वेंट्री जो अप्रोप्रिएट हो। ज़्यादा रखने से नुकसान ये है कि आपके पास स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाती है कंपनी पर, कि इन्वेंट्री को स्टोर करने की कॉस्ट बढ़ जाती है जब आपके पास इन्वेंट्री ज़्यादा होती है। और अगर कम इन्वेंट्री है तो ज़रूरत पड़ने पर आपको इन्वेंट्री पहले तो मिलेगी नहीं, अगर मिलती भी है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट वगैरह बार बार ऑर्डर करने की वजह से, अगर आपके पास इन्वेंट्री कम मिकदार में मौजूद है तो बार बार आपको ऑर्डर करना पड़ता है, जिसकी वजह से ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो एक ऐसा इन्वेंट्री का लेवल होना चाहिए जो अप्रोप्रिएट हो। उसके लिए हम 2 सवाल आंसर करते हैं जिसमें हमें पता चल जाता है कि हमें कितनी इन्वेंट्री ऑर्डर करनी चाहिए और कितनी और कब करनी चाहिए। कितनी इन्वेंट्री ऑर्डर करनी चाहिए, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ, या ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बराबर होती है 2 मल्टीप्लाई बाय O मल्टीप्लाई बाय S डिवाइडेड बाय C। अच्छा, O से मुराद ऑर्डरिंग कॉस्ट है, S से मुराद टोटल डिमांड है फॉर द प्लानिंग पीरियड, के जिस अरसे के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं उसकी डिमांड क्या है। और C से मुराद कैरिंग कॉस्ट है, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कि एक यूनिट को रखने के लिए प्लानिंग पीरियड तक कितने, मतलब वो प्लानिंग पीरियड 100 दिन का भी हो सकता है, 30 डेज का भी हो सकता है, तो उस तक रखने के लिए, उन प्लानिंग पीरियड में उस इन्वेंट्री को रखने के लिए एक यूनिट पर आपकी कितनी कॉस्ट आ रही है। तो इधर एक मिसाल है कि अगर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक दफ़ा ऑर्डर करने पर हमें 200 की कॉस्ट अगर बेयर करनी पड़ रही है, और डिमांड जो है 100 डेज की जो है वो है लेट्स से 10,000 डिवाइडेड बाय C, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट जो है 100 डेज के लिए वो $1 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2000 यूनिट जो है ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आएगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से मुराद क्या हो गई कि ये ऑर्डर अगर हम प्लेस करेंगे इतनी यूनिट्स का,
सबसे बेहतरीन क्वांटिटी टू ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सबसे कम आएगी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास हाउ व्हेन टू ऑर्डर, कब हमने ऑर्डर करना है। ऑर्डर पॉइंट इसको कहते हैं, ऑर्डर पॉइंट। ऑर्डरिंग पॉइंट हमारे पास बराबर होता है लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय डेली यूजेज। लीड टाइम कहते हैं कि जब आप ऑर्डर को प्लेस करते हैं वो ऑर्डर आप तक रिसीव होने में कितना टाइम ले रहा है। ये लेट से हमारे पास लीड टाइम जो है वो 2 days है, ठीक हो गया। और डेली यूजेस आपको मैंने बताया था 10,000 जो है हमारे पास 100 दिन का के टोटल यूजेज है। तो एक दिन का जो डेली यूजेज होगा वो होगा 100 यूनिट्स। तो हम कब ऑर्डर प्लेस करेंगे? जब हमारे पास 200 यूनिट्स बाकी रह जाएंगे। 200 यूनिट्स बाकी रह जाएंगे का मतलब ये हो गया कि जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस कर दोगे तो 200 यूनिट जैसे ही ख़त्म होंगे आपके पास ऑर्डर है वो आप तक पहुंच जाएगा, ठीक हो गया। ये क्या है हमारे पास ऑर्डर पॉइंट के व्हेन टू ऑर्डर। हमने दो आंसर कर लिए, हाउ मच टू ऑर्डर, व्हेन टू ऑर्डर। हाउ मच टू ऑर्डर में कितना ऑर्डर प्लेस करना चाहिए ताकि आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो, कैरिंग कॉस्ट भी कम हो। और व्हेन टू ऑर्डर कब ऑर्डर प्लेस करना चाहिए ताकि आपके पास जो यूनिट्स हैं, इन्वेंट्री है, उसकी शॉर्टेज ना हो जाए। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है सेफ्टी स्टॉक कि हो तो ये भी तो हो सकता है कि आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया और कुछ वजूहात की वजह से, रास्ता बंद होने की वजह से वो ट्रक आप तक 2 दिन में नहीं पहुंच पाया। 2 days मतलब कि आपके पास लीड टाइम 2 की जगह 3 days हो गया। कुछ भी अनफोर्सीन सिचुएशन की वजह से, अनकंट्रोलेबल इश्यूज की वजह से आपके ये टाइम ज़्यादा हो सकता है। या ये भी तो हो सकता है कि वो जो 100 डेली यूजेज है 100 का, वो हो सकता है वो ज़्यादा बढ़ जाए, डिमांड ज़्यादा हो जाए, सडनली आपको पता तो नहीं है। तो इस सूरत हाल में हम कुछ सेफ्टी स्टॉक भी रखते हैं। सेफ्टी स्टॉक का क्या काम होता है कि एक रिजर्व के तौर पर काम करता है कि कुछ भी अनफोर्सीन सिचुएशन आ गई तो हमारे पास ये सेफ्टी स्टॉक पड़ा होता है, उससे हम काम चला लेते हैं। वो सेफ्टी स्टॉक डिपेंड करता है कंपनी पर कि वो कितना रखती है। तो उसमें क्या करेंगे, ऑर्डरिंग पॉइंट में उसको प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे सेफ्टी स्टॉक, अगर कुछ कंपनी ने पहले से आपको बताया हुआ है। तो 200 मिसाल के तौर पर यूनिट है ऑर्डरिंग पॉइंट्स पर, प्लस सेफ्टी स्टॉक हो गया लेट से 50 है। तो 250 जो है ये आपके पास वो पॉइंट है जहां पर आपने ऑर्डर प्लेस करना है। 250 भी हो सकता है, इसको आप 100 भी कर सकते हैं, 300 भी हो सकता है ऑर्डर पॉइंट। फिर आपके पास 300 आ जाएगा जिस पर आपने ऑर्डर प्लेस करना है। तो इससे क्या होगा कि हम इन्वेंट्री को मैनेज और कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक हो गया जी, कि हमने इन्वेंट्री के अप्रोप्रिएट लेवल रखने हैं। अप्रोप्रिएट लेवल का मुराद ये है कि ना ज़्यादा ना कम, आपका काम भी चले और साथ साथ आपके ऊपर कैरिंग कॉस्ट भी कम से कम आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।